चारों तरफ मुकम्मल सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की मध्यम सदा थी जो मुसलसल कमाद के पत्तों पर गिर रही थी। एकाएक ही मुझे हल्की सी आहट सुनाई थी। मेरे आसाब तन गए। कोई मेरे बहुत करीब मौजूद था, कोई इंसान या जानवर। मैं अपनी जगह बेहरकत बैठ गया और फसल की ओट से तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। मेरा एक हाथ खुद ब खुद रिवाल्वर पर पहुंच चुका था। चंद लम्हे बाद मुझे हवेली की दीवार के साथ एक हेवला सा नजर आया। इसका फासला मुझसे कोई 25 फुट था। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि हेवला किसी इंसान का है। दबी दबी सिसकियों की आवाज भी यही कुछ समझा रही थी। कुछ देर बाद धम धम की आवाजें आई। मैंने गौर किया तो पता चला कि दीवार की जड़ में बैठा हुआ हेवला दीवार से सर टकरा रहा है। खुदाया, ये क्या माजरा है? मैंने बेपनाह हैरानी से सोचा, इस बलाखेज सर्दी में, इस तारीकी और बारिश में ये शख्स यहां क्या कर रहा है? क्यों हसरत और गम की तस्वीर बना हुआ था? इस शख्स का सर दीवार की तरफ था। यूं भी मैं बेआवाज चलता यहां तक पहुंचा था। यही वजह थी कि वो मेरी आमद से बेखबर था। कुछ सोचकर मैं फसल की ओर से निकला और धीमे कदमों से हेवले की जाने बढ़ा। अचानक वो पुरस्कार शख्स मेरी मौजूदगी से बाखबर हो गया। उसके सर ने तेजी से हरकत की, फिर किसी बिदके हुए जानवर की तरह वो उठकर भागा। इसके अंदाज में इंतहा दर्जे का खौफ शामिल था। मैं बेसाख्ता उसके पीछे लपका। इस मौका पर आवाज देना दुरुस्त नहीं था। वो दौड़ में मुझसे कम तेज नहीं था, लेकिन एक जगह उसका पांव फिसल गया। इसके संभलते संभलते मैं सर पर जा पहुंचा। इससे पहले कि वो अपनी साबका रफ्तार तक पहुंचता, मैंने उस पर छलांग लगाई और उसे लेता हुआ नरम नरम रुई जैसी हल फिरी जमीन पर गिरा। इसके जिस्म पर हाथ पड़ते ही मुझे अंदाजा हो गया कि वो मजबूत जिस्म का मालिक एक कड़ियल जवान है। नीचे गिरते ही उसके मुंह से एक फौहश गाली निकली और उसने बेदुरेग मेरी पेशानी पर टक्कर दे मारी। मुझे उससे इस हरकत की हरगिज तवक्का नहीं थी। मैं तो उसे नीचे भी गिराना नहीं चाहता था। ऐसा मैंने उसे सिर्फ रोकने की कोशिश में किया था। टक्कर खाकर मेरा दिमाग भी घूम गया। मैंने जवाबन एक जोरदार हाथ उसकी ठोड़ी पर जमा दिया। वो जोर लगाकर मुझे पहलू के बल गिराने की कोशिश करने लगा। इस वक्त मुझे उसके बाएं हाथ की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। बायां हाथ मुझसे पंजा आजमा नहीं था, बल्कि किसी और ही काम में मसरूफ था। मेरी ये खबरदारी मेरी जिंदगी की जमानत बन गई। पर ना जो गरारी वाला चाकू मेरे मुकाबिल की कमीज के नीचे से उसके हाथ में आने वाला था, वो एक लम्हे बाद मेरी आंतें कीचड़ में ढेर कर देता। चाकू के बाहर आते आते मैंने मुकाबिल की कलाई जकड़ी और दूसरे हाथ से एक तूफानी मुक्का उसकी नाक पर मारा। मेरा वास्ता एक सख्त जान से पड़ा था, वरना वो ये मुक्का खाकर जरूर हाथ पैर ढीले छोड़ देता। उसने न सिर्फ इस ज़र्ब को बर्दाश्त किया, बल्कि एक मुंहजोर झटके से मुझे नीचे कर लिया। मेरी सलामती का दारोमदार मेरे दाएं हाथ की गिरफ्त पर था। अगर ये गिरफ्त खत्म हो जाती तो बेमुहार चाकू जिस्म के किसी भी हिस्से में दाखिल हो जाता। दलदली जमीन पर हम दोनों के दरमियान एक संगीन कशमकश शुरू हो गई। मैं किसी कीमत पर कलाई से अपनी गिरफ्त खत्म करना नहीं चाहता था, और मेरा हरीफ हर कीमत पर अपने चाकू के आजादाना इस्तेमाल की ख्वाहिश रखता था। उसके मुंह से गालियां बौछार की सूरत में निकल रही थी। लगता था दुनिया से बहुत उकताया हुआ है, मर जाना चाहता है या मार देना चाहता है। पता नहीं किसका सताया हुआ था जो मेरी जान को आ गया था, और वाकयातन अगर उसके मुकाबिल कोई कमजोर शख्स होता तो उसका बचना मुहाल था। मैंने उसे बमुश्किल काबू कर रखा था। आखिरकार मुझे एक मौका मिल गया। मैंने जोर आजमाई के दौरान अपनी एक टांग गैर महसूस तौर पर आजाद करा ली और फिर घुटने की एक वहशियाना जर्ब उसके नाव पर दे मारी। ये एक तबाहकुन जर्ब थी। एक लम्हे के लिए मद्दे मुकाबल के रग पट्टे ढीले पड़ गए और मैंने पूरी कुव्वत से उसका बाजू मोड़कर पीछे लगा लिया। इसके हल्क से बेसाख्ता कराह निकली। चाकू पके हुए फल की तरह उसके हाथ की टहनी से जुदा होकर कीचड़ में जा गिरा। मैंने अड़ंगा लगाकर उसे धक्का दिया और वो मेरे सामने ऊंध मुंह खेत में गिरा। मुझ पर अब वहशत गालिब आ गई थी, और अगर मेरा हरीफ मजीद अकड़ दिखाता तो मैं बिला दुरेग उसका कंधा उखाड़ डालता। कौन है तू? मैंने गुसीली सरगोशी की। जवाब में उसने जागीरदार और हवेली के मकीनों को शाहकार गालियां दी और मुझे भी इस रगड़े में रख लिया। गालबन वो मुझे जागीरदार का कारिंदा समझ रहा था। मैंने कहा, और रानी खां के सादे, अपनी जुबान जरा काबू में रख और दोस्त दुश्मन की पहचान कर। मेरा जागीरदार से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने मुझसे एक नाजेबा रिश्ता जोड़कर फरमाया, फिर किससे ताल्लुक है तेरा? दिल चाहा कि मैं भी जवाबन उससे कोई अच्छा सा रिश्ता जोड़ूं, लेकिन यह मौका गाली गलोच का नहीं था। मैंने कहा, ओए पागल खाने, अगर तू मेरी बात इत्मीनान से सुनने का वादा करता है तो मैं तेरा बाजू छोड़ देता हूं। उसे कदर नर्म पड़ते हुए कहा,
तो फिर कौन है तू? मैंने आहिस्तगी से उसका बाजू छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट कर खड़ा हो गया। अब वो कीचड़ पोश मेरे सामने था। मैंने कहा, देख भाई, अगर जोर आजमाई का शौक है तो मैं अब भी हाजिर हूं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। मुझे लग रहा है कि हम दोनों किसी एक ही कश्ती के सवार हैं। तो क्या कर रहा था वहां हवेली की दीवार के साथ? मेरे हरीफ ने मुझे सरतापा घूरा और उसका रवैया नरम पड़ता महसूस हुआ। वो बोला, अगर तुम जागीरदार के बंदे नहीं तो तुम वहां क्या कर रहे थे? मैंने सर खुजाया। सवाल तो तेरा माकूल है भाई, लेकिन क्या यहां खड़े खड़े जवाब चाहते हो? यकायक जैसे हम दोनों के दरमियान बहुत से शकूक व शुबहात दूर हो गए। उसने कहा, मेरा नाम सफ्तर अली है, मैं सामने वाले गांव में ठहरा हुआ हूं। अगर तुम चाहो तो हम वहां जा सकते हैं। मैंने बाएं जानिब देखा। खेतों के पार गांव के आसार नजर आ रहे थे। ज्यादा से ज्यादा 2 फरलांग का फासला होगा। मैंने नीचे कीचड़ में हाथ फेरकर सफ्तर अली का गुमशुदा चाकू तलाश किया और उसे थमाते हुए बोला, चल ठीक है, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, वैसे भी यहां रुकना मुनासिब नहीं। हम ऊंचे कमादों के अंदर पगडंडी चलते गांव में पहुंच गए। इस वक्त रात 12:30 का अमल था। बारिश में भीगा और सर्दी में ठिठरा हुआ गांव तारीकी का कंबल ओढ़े बेखबर सो रहा था। कहीं कोई पहरेदार नहीं था। आवारा कुत्ते भी कोने खुदरों में छुपे बैठे थे। सफदर अली और मैं गांव के बीचों बीच पहले एक ठिठरे हुए चौहड़ में गौताजन हुए। कीचड़ से कुछ रिहाई हासिल हुई तो एक मकान के दरवाजे के सामने जा रुके। दस्तक पर लाठी की ठक ठक सुराई थी और किसी ने अंदर से कुंडी गिरा दी। मैंने देखा एक 30-35 साला शख्स 2 बैसाखियों के सहारे एक हाथ की उंगलियों में लालटेन पंसाए खड़ा था। सफदर अली ने कहा, मुआफ करना शाहमत, मुझे देर हो गई। रास्ते में ये भाई साहब मिल गए थे, मुसाफिर हैं, इनकी गाड़ी डेक नाले के पास खराब हो गई है। शाहमत जल्दी से दरवाजा छोड़ते हुए बोला, आओ आओ जी, आपका अपना ही घर है। हम तीनों आगे पीछे घर की बैठक में दाखिल हुए। शाहमत एक बाइखलाक देहाती था। वो इस वक्त घर वालों को जगाकर चाय पानी का इंतजाम करना चाहता था, मगर मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। सिर्फ ये दरख्वास्त की कि खुश कपड़ों का एक जोड़ा मिल जाए। शाहमत ने पलक झपकने में मुझे एक तहबंद कमीज ला कर दी। इस दौरान मेरा हरीफ सफ्तर अली मिट्टी की अंगीठी में आग जला चुका था। थोड़ी देर में कमरा गर्म हो गया। हम दोनों कपड़े बदलकर आग के सामने बैठ गए। शाहमत को मजबूर करके हमने सोने के लिए भेज दिया था। वो सफ्तर अली की फूली हुई नाक देख देख कर शक में मुब्तला हो रहा था। मेरे जोरदार मुक्के ने सफ्तर अली को यहीं बोसा दिया था। इसके अलावा मेरे चेहरे पर भी खराशें थी और शेरवानी का गला उधड़ा हुआ था। पाँव मेरे पहले ही नंगे थे। इन हालात में शाहमत अली का शक में मुब्तला होना गलत नहीं था। शाहमत के जाने के बाद सफ्तर अली ने कहा, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है। मैंने खामखा इससे झूठ बोल दिया। खैर कोई बात नहीं, सुबह बता दूंगा। अब आप बताएं यहाँ किस तरह आना हुआ? वो एकदम ही तुमसे आप पर आ गया था। शायद मेरे कीमती लिबास और टिप टाप ने उसे मुतासिर किया था। मैंने बेतकल्लुफी से कहा, पर आ मेरे, ये आप शाप छोड़, मुझे तुम कहकर ही बुला। सीधा साधा बंदा हूं मैं तेरी तरह। वो नाक सहला कर बोला, हाँ तो क्या मुसीबत आन पड़ी थी तुम पर इस वक्त? मैंने कहा, यही सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूं। दर हकीकत हम दोनों पहल करने में हिचकिचा रहे थे। शकूक दूर हो चुके थे, लेकिन एतमाद की फिजा अभी पूरी तरह कायम नहीं हुई थी। बातें करते हुए मेरी निगाह अचानक उस गीली शलवार पर जा पड़ी जो अभी सफ्तर ने उतार कर खूंटी पर लटकाई थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि शलवार पर पीछे की तरफ खून के ताजा धब्बे हैं। यकीनी बात थी कि इन धब्बों पर सफ्तर की नजर नहीं पड़ी, वरना वो जरूर इन्हें छुपाने की कोशिश करता। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया, यह खून? उसने चौंक कर पीछे देखा और अपना दागदार लिबास देखकर खज्जल सा हो गया। खून के कुछ धब्बे उसकी कमीज पर भी नजर आ रहे थे। गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा पहले मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। मैं गुजरात का रहने वाला हूं। डबल MA करने के बाद बेरोजगार फिर रहा हूं। जैसा कि तुम जानते हो और तुमने कहानियों में भी पढ़ा होगा, हर पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान की एक महबूबा भी होती है, जिसे हासिल करने के लिए और जिसके बच्चों का बाप बनने के लिए वो दफ्तरों के रास्ते में जूतियां घिसता है और नौकरी तलाश करता है। मेरे हालात भी इससे मिलते जुलते हैं। मैं अंजुम नामी एक लड़की से प्यार करता हूं। वो BSc कर रही थी। इनकी रहाइश हमारे ही मोहल्ले में हमारे घर के करीब है। बेहद शरीफ और खामोश दबा लोग हैं। अंजुम 3 बहनों में मंझली है, भाई वगैरह कोई नहीं। इसके वालिद अकाउंटेंट हैं। अंजुम से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। उस वक्त वो शायद 9वीं क्लास में पढ़ती थी और मैं 2nd ईयर में था। वक्त के साथ साथ हमारी मोहब्बत में शिद्दत आती चली गई। गुजरने वाले हर मौसम और बीतने वाले हर साल के साथ हम एक दूसरे के लाजिम व मलजूम होते चले गए।
हमारे ताल्लुक ने करीबन 6 साल हर ऊंच नीच का मुकाबला किया था और अब इतना मजबूत हो गया था कि उसके टूटने का कोई खदशा नहीं था। हमें मालूम था कि जल्द या बादेर हम अपनी मंजिल पा लेंगे। आज से कुछ 4 महीने पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। रोजमर्रा जिंदगी के मामूली मसलों के अलावा कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन फिर एक वाक़ये ने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। अंजुम के पड़ोस में एक नए किराएदार आकर रहाइश पजीर हुए। ये कोई अच्छे लोग नहीं थे। इनकी लड़कियां बेहद फैशन एबल थीं। एक लड़की फिल्मों वगैरह में गुलकारी भी करती थी। एक रोज वो लड़की धूप सेंकने अपने घर की छत पर चढ़ी। उसने लड़कों की तरह बाल कटवा रखे थे और पतलून कमीज पहन रखी थी। इसे देखकर अंजुम ने अपनी छोटी बहन से कह दिया, देखो परकटी कबूतरी। ये बात किसी तरह उस लड़की के कानों में पड़ गई। वो अंजुम के साथ लड़ने मरने पर आमादा हो गई। इसकी बहनें भी कोठे पर आ गईं और गाली गलौज करने लगीं। बात मर्दों तक पहुंच गई। अंजुम के घर उनके दूर पार का रिश्तेदार आया हुआ था। यह जरा झगड़ालू किस्म का शख्स था। उसकी वजह से ये झगड़ा और बढ़ गया। दोनों तरफ से 3-3, 4-4 आदमी जख्मी हुए और थाने कचहरी तक बात पहुंच गई। वो शख्स तो लड़ाई बढ़ाकर वापस दुबई चला गया और अंजुम के घर आने की मुसीबत आ गई। इन्हें रोज गुमनाम खत और धमकियां मिलने लगीं। साफ जाहिर था कि यह पड़ोसियों से दुश्मनी का शाखसाना था। महल्लेदारों ने मिलजुल कर इस नापसंदीदा घराने को वहां से मकान बदलने पर मजबूर कर दिया। इस वाक़े के थोड़े ही दिनों बाद 2 बदकुमाश शख्स कॉलेज के रास्ते में अंजुम का पीछा करने लगे। अंजुम ने घर वालों को इस बारे में बताकर परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। उसने मुझसे इशारतन जिक्र किया। अभी मैं सोच ही रहा था कि इस मामले में क्या किया जाए कि अंजुम अगवा हो गई। मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। अंजुम के साहब का पड़ोसियों को शामिल तफ्तीश किया गया, लेकिन कुछ पता न चला। ये बहुत बाअसर लोग थे। अपने हाथ पांव बचाना खूब जानते थे। इन्हीं दिनों अपने एक जानने वाले की जुबानी मुझ पर एक खौफनाक इंकशाफ हुआ। असगर नामी ये शख्स जीटी रोड के एक पेट्रोल पंप पर काम करता है। उसे बताया कि कल रात एक टोयोटा कार पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लिए रुकी। इसमें कुछ साजिंदे और एक अधेड़ उम्र नायिका सवार थी। इसके अलावा स्याह बुरके में एक लड़की भी थी। लड़की के चेहरे पर एक बारीक नकाब था। पानी पीने के लिए उसने नकाब हटाया तो असगर देखकर दंग रह गया। वो अंजुम थी। इसे 99% यकीन था कि वो अंजुम थी। इतने में गाड़ी आगे चलती। असगर को कुछ और तो नहीं सूझा। उसने नंबर नोट कर लिया। ये नंबर आकर उसने मुझे दे दिया। ये भक्कर का नंबर था। मैंने एक वाकिफ कार के जरिए फौरी तौर पर पता करवाया। मालूम हुआ कि यह गाड़ी किसी आगा कादर जमान के नाम पर रजिस्टर्ड है और ये शख्स गांव झोंक जामन का रहने वाला है। बाद अज़ा मालूम हुआ कि यह शख्स बहुत बड़ा जागीरदार है और नहायत बाअसर शख्सियत है। मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करूं। पुलिस की तरफ से मुझ कलाश शख्स को क्या मदद मिल सकती थी। बाअसर अफराद के सामने कानून के मुहावजों की कारकर्दगी वैसे भी सिफर रह जाती है। यूं भी मैं इस मामले की तशहीर करके अंजुम की बर्बादी को बदतरीन शक्ल नहीं देना चाहता था। बचपन की मोहब्बत ने पुकारा और दिल ने मजबूर किया तो मैं तमाम अंदेशों को झटकर अकेला ही गुजरात से बरास्ता झंग भक्कर की तरफ रवाना हो गया। एक तवील और कठिन सफर के बाद मैं फकीरों के हुलिये में यहाँ पहुंचा। पेट में भूख और जिस्म पर मैला कुचैला लिबास था। मैं इस गांव के करीब से गुजर रहा था कि रात के अंधेरे में दबी दबी चीखें सुनकर ठिठक गया। ये निस्वानी आवाजें दरख्तों के अंदर से आ रही थीं। मैं हैरान होकर दरख्तों की तरफ बढ़ा तो एक दुबले पतले दराज गद्याती ने मेरा रास्ता रोक लिया। कहने लगा, क्या बात है बहू? मैंने कहा, वहां कीकरों के पीछे क्या हो रहा है? कहने लगा, मेरी घर वाली है, इस पर जिन का साया है, पीर साहब से उसका इलाज करवा रहा हूं। इतने में औरत की चीखती हुई आवाज आई, खुदा के लिए बचाओ, खुदा रसूल के लिए बचाओ। मैंने दुबले पतले शख्स का, पहलवान जी ये तो कोई और मामला लगता है। उस शख्स के चेहरे पर एक खिसियानी से मुस्कुराहट नजर आई। मेरे गले में बाजू डालकर मुझे एक तरफ ले गया और लोफरपन से बोला, बाबूजी छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो? जवान जहान आदमी हो, चलो तुम भी रांझा राजी कर लेना। बड़ी चलती फिरती खुड़ी है, इसे 2 या 3 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आवाजें तो वो नखरे में निकाल रही है। मेरे ज़हन में अंगारे भर गए। ये खबीस मुझे भी अपने साथ खुदा में शरीक करना चाहता था। चोर को सारे चोर नजर आते हैं, उसे भी हर शख्स इज्जत का लुटेरा नजर आ रहा था। दर हकीकत वो मेरा डोल देख कर डर गया था और अब उसे समझ में नहीं आ रही थी कि हालात को कैसे काबू किया जाए। इतने में लड़की की एक और चीख सुनाई दी। मैं काबू से बाहर हो गया। नतीजे से बेपरवाह होकर मैंने एक जोरदार हाथ उसके मुंह पर मारा। वो उछलकर झाड़ियों में गिरा। मैं लपक कर चीखों की सिम्मत गया। चंद गज आगे एक छोटी सी कुटिया नजर आ रही थी। अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी हो रही थी। इससे पहले कि मैं कुटिया में दाखिल होता, दुबले शख्स ने मेरे अकब से आवाज दी, बावे ओ बावे,
बावे उस शख्स का नाम था जो कुटिया के अंदर लड़की से दस्तराजी कर रहा था। आवाज सुनती वो बाहर की तरफ लपका। इसके एक हाथ में लोहे का वजनी चिमटा था। मुझे अपने सामने देखकर उसने चिमटे को लाठी की तरह इस्तेमाल किया और बेदुरेग मेरे सर को निशाना बनाया। मैंने झुककर ये वार बचाया और टांग की जोरदार जर्ब मध्य मुकाबिल के सीने पर लगाई। वो लड़खड़ा कर कई गज पीछे झाड़ियों में गिरा और एकदम उठकर भाग निकला। इतने में मुझे अकब से भी भागते हुए कदमों की आवाज सुनाई थी। यकीनी बात थी कि दुबला पतला शख्स भी फरार हो रहा था। दोनों खासे भोदे साबित हुए थे। मैं कुटिया में घुसा तो लालटेन की रोशनी में एक लड़की नजर आई। इसके जिस्म पर नाकाफी लिबास था, शायद इसी वजह से वो उठकर भाग नहीं सकी थी और एक कोने में सिमटी हिचकियों से रो रही थी। मैंने अपनी गर्म चादर उसे तन ढांपने के लिए दी और तसल्ली तशफी की बातें की। इसने बताया मेरा नाम सोगरा है, मेरा भाई टांगों से माजूर है, मेरी मां बीमार रहती है और पिछले साल मेरा चच्चा सांप के काटने से फोत हो चुका है। ये झुग्गी वाला शैतान जिसे सब बाबा जी कहते हैं मेरी मां को उल्टे सीधे तावीज देता रहता है। इसे कहता है कि तेरे घर पर किसी ने जादू कर रखा है, इसलिए तुम्हें मुसीबत पर मुसीबत पड़ती है। वो मेरी मां को रोज झुग्गी में बुलाकर दम किया करता है। कुछ दिनों से मां ज्यादा बीमार है और आ नहीं सकती। इसकी जगह वो मुझे बुला लेता है और मुझ पर दम कर देता है और मैं जाकर मां को फूंके मार देती हूँ। आज इसका दम कुछ लंबा हो गया। मुझसे कहने लगा तेरे घर पर नहुसत के साए बड़े गहरे हो गए हैं, तेरी माँ या तेरे भाई की जान जा सकती है, मुझे एक दूसरा वजीफा करना होगा। उसने मुझे डरा धमका कर पास बिठा ली और अजीब अजीब हरकतें करने लगा। लगता था उसने कोई नशा भी कर रखा है। कहता था यहाँ जो कुछ हुआ उसका जिक्र बाहर जाकर ना करना, वरना सुबह फजर की आजान से पहले तेरे घर में एक मौत हो जाएगी। थोड़ी देर में वो बिल्कुल शैतान बन गया। मैंने पहले उसे रोकने की कोशिश की, फिर चीखों पुकार करने लगी। लड़की की सारी कहानी मेरी समझ में आ रही थी। ये कोई नई कहानी नहीं थी। ऐसी कहानियां जहालत के शाना बशाना गांव गांव और देहात देहात बिखरी हुई हैं। मैं सुगरा को लेके इसके घर आ गया। शहामत और उसकी मां को सारा वाकया मालूम हुआ तो मेरे बेहद ममनून हुए। मैंने इन्हें बताया कि मैं एक बेठिकाना आदमी हूँ, थोड़ी बहुत डॉक्टरी भी आती है, शहरी जिंदगी से घबरा कर गाँव आ गया हूँ, सोचता हूँ यहाँ कोई दवाखाना खोलूं। इन लोगों ने मुझे पेशकश की कि मैं जितने दिन चाहूं इनके घर में रह सकता हूं और अपने दवाखाने के लिए मुनासिब जगह ढूंढ सकता हूं। ये सादा लू देहाती मुझे वाकई डॉक्टर किस्म की चीज समझ रहे हैं। यहाँ अपने कयाम के बाद मुझे शहामत से बहुत कीमती मालूमात हासिल हुई। मुझे पता चला कि जागीरदार कादर जमान कौन है और किस किरदार का आदमी है। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो खानदानी तमाशबीन है और हर महीने कम अज कम एक मुजरा इसकी हवेली में जरूर होता है, जिसमें इर्द गिर्द के जमींदार और खुशहाल लोग बड़े शौक से शिरकत करते हैं। वो शहर से नित नई तवाइफ बुलाता है और उसे बेपनाह इनामो कराम के साथ रुखसत करता है। यही वजह है कि दूर दूर की तवाइफें इसकी हवेली में आने के लिए बेकरार रहती हैं। अब मुझे यकीन हो चला था कि मेरी अंजुम भी नामालूम हादसों का शिकार होकर इस हवेली में पहुंची है और अभी तक यहाँ मौजूद है। अपनी आमद के दूसरे रोज ही रात के वक्त में एक खंजर से लैस होकर कादर जमान की हवेली जा पहुंचा और किसी तरह अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगा। मेरी ये कोशिश नहायत तवील साबित हुई। कई रातें मैं लगातार जद्दोजहद करता रहा, लेकिन कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आया जो मुझे सलामती के साथ अंदर पहुंचा सके। मैं कोई कम हिम्मता शख्स नहीं हूं और ना ही मौत से डरता हूं, लेकिन हवेली के अंदर मैं पर नहीं मार सका। चाहे तुमने ना देखा हो, दीवार के ऊपर चारों तरफ एक कारदार बाड़ है। कमबख्तों ने इस बाड़ में करंट छोड़ रखा है। अंदर पानी की ऊंची टंकी है। यह टंकी वाच टावर का काम देती है। एक या दो पहरेदार हर वक्त मौजूद रहते हैं और चारों तरफ नजर रखते हैं। एक रोज चांदनी में इन्होंने शायद खेतों में मेरा साया देख लिया था। तड़तड़ हवाई फायरिंग होने लगी। एक दो गोलियां मेरी तरफ भी आईं। मैं जान बचाकर भाग निकला। एक लम्हा रुककर सफदर अली ने सिगरेट सुलगाया और बोला, 3 रोज पहले मुझे मालूम हुआ कि हवेली में काम काज के लिए मुलाजिम भर्ती किए जा रहे हैं। मैंने ये मौका गनीमत समझा और फटा पुराना लिबास पहनकर मुलाजमत की जुस्तजू में हवेली चला गया। वहां जागीरदार कादर जमान का एक मुंशी उम्मीदवारों से सवाल जवाब कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मैं करीबी गांव से रोजगार की तलाश में आया हूं।